डीलर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज अपन डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स यूनिट नंबर 2 का इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो पहले से अच्छे से रीड करेंगे। P and Q were carrying on business, sharing profits and losses equally. The firm's balance sheet as on 31st December 2021 was as follows. तो देखो, सबसे पहले दो पार्टनर है जिनका नाम है P and Q, ठीक है। और इनका जो PSR है वो है इक्वली, दैट इज 1:1। और इनकी बैलेंस शीट जो कि दे रखी है 31 दिसंबर की, यहाँ पर ध्यान देना कब की दे रखी है, 31 दिसंबर 2021 की। आगे रीड करते हैं ये पूरी बैलेंस शीट में वही अपना लाइबिलिटीज और एसेट्स। लाइबिलिटीज में दोनों के कैपिटल अकाउंट दे रखे और एसेट्स में प्लांट, बिल्डिंग, डेटर्स। आगे देखते हैं लाइबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, और एसेट साइड स्टॉक, जेएलपी जो कि है 6000 की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है। मुझे बताओ ये कैसा है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड दे रखा है, दैट इज डेबिट बैलेंस। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये कैपिटल अकाउंट में माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेबिट बैलेंस दे रखा है। ड्राइंग्स दे रखे हैं P और Q की, इसका ट्रीटमेंट बताओ। इसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा, कैपिटल अकाउंट में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट। आगे देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है। The operations of the business were carried on till 30 जून 2022। उसको हमने 21 माना है तो उसको अपन मान लेंगे 22। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात वही है कि अपन को बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर की, लेकिन जो ऑपरेशन यानी कि जो बिजनेस चला है वो कब तक चला है, 30 जून की। मुझे बताओ इसके बीच का गैप कितना है, टाइम पीरियड, तो वो है 6 मंथ्स का। बैलेंस शीट दिसंबर की दे रखी है और बिजनेस हमने कैरी किया है जून तक। क्लियर? आगे रीड करते हैं। P and Q both withdrew in equal amount half the amount of profit made during the current period of 6 months। ये जो 6 महीने हैं, यही वाले जो अभी हमने लिखे थे दिसंबर से जून तक, ये जो 6 महीने हैं इसमें जो प्रॉफिट हुआ है, इस टाइम पीरियड में जो प्रॉफिट हुआ है उसका हाफ अमाउंट हमने क्या कर लिया है, हमने मतलब P and Q ने वो विड्रू कर लिया है, मतलब ड्रॉइंग्स कर ली है, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है, P and Q both withdrew in equal amount half the amount of profit made during the current period of 6 months। तो 6 महीने में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका हाफ अमाउंट विड्रू कर लिया है, यानी कि ड्रॉइंग्स कर लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। After charging depreciation at 10% per annum on plant and after writing off 5% on building। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्रॉफिट हम यहाँ पर बता रहे थे, ये वाला प्रॉफिट फिर से मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। ये जो प्रॉफिट हम बता रहे थे कि ये 6 महीने का प्रॉफिट है, इसे कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। ये कैलकुलेट होगा आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन एट 10% पर एनम ऑन प्लांट, यानी कि प्लांट पर 10% लगाना है। लेकिन यहाँ ध्यान देना 10% कैसे दे रखा है, पर एनम, और हम कैलकुलेशन कितनी कर रहे हैं, 6 महीने की। तो ये 6 महीने के लिए लगेगा, यानी कि सिंपल 10% का आधा, दैट इज 5%। तो प्लांट पे हम कितने से कमी करेंगे, 5% से। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो यहाँ पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो आफ्टर चार्जिंग है, यानी कि उसमें ये वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कौन सा ट्रीटमेंट, पहले हमें प्लांट पे 10% पर एनम के अकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, यानी कि 10% पर एनम है तो यहाँ पर हम चार्ज करेंगे 5%, क्योंकि हम 6 महीने की कैलकुलेशन कर रहे हैं। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग, और बिल्डिंग पे कितना राइट ऑफ करना है, 5%। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा पर एनम वगैरह, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 5% से बिल्डिंग में कमी कर देंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो प्लांट पे भी आपको 5% से कमी करनी है और बिल्डिंग पर भी आपको 5% से कमी करनी है। प्लांट पे 5% इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10% पर एनम है, तो 6 महीने का हो गया 5%।
बिल्डिंग पे 5% हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि राइट ऑफ कर दो, यानी कि कम कर दो बिल्डिंग को 5% से। क्लियर हो गया? और ये दोनों चीजें आपको पहले ही कर लेनी है, ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले, क्योंकि उसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन प्लांट पर और राइट ऑफ बिल्डिंग पर। ठीक है, क्लियर हो गया? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। बाकी का जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आने वाला है। तो अभी टेंशन मत लो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग दी करंट पीरियड ऑफ 6 मंथ क्रेडिटर्स, अब यही जो 6 महीने की, इन्हीं 6 महीने की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो गए हैं 20,000 से। बाय लिखा है, ध्यान देना, ठीक है, तो माइनस कर देंगे 20,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बाय 5,000। सिंपल बात है, इन्हीं 6 महीनों में क्रेडिटर्स को 20,000 से कम कर देंगे और बैंक ओडी को 5,000 से। आगे बढ़ते हैं। दी JLP वॉज सरेंडर्ड फॉर 6,000 बिफोर 30 जून। इन्हीं 6 महीनों में JLP भी सरेंडर हो गई। JLP का मैंने याद है अमाउंट लिखवाया था, मतलब मैंने टिक लगाया था अमाउंट। JLP कितने की थी? 6,000 की बैलेंस शीट में, और सरेंडर भी हुई है 6,000 की, तो सेम वैल्यू पर सरेंडर हुई है, तो इसका अपन को कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक है, 6,000 की दिख रही है, 6,000 में सरेंडर हो गई, सिंपल। आगे देखते हैं। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 84,000 एंड डेटर्स एट 68,000 ऑन 30 जून 2022। 30 जून का हमें स्टॉक का भी वैल्यू बता दिया है और डेटर्स का भी वैल्यू बता दिया है, डायरेक्ट बता दिया है, तो अपन को कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। The other items remain the same as 31st December 2021। बाकी अब जो भी आइटम बचे हैं, जैसे कि प्लांट का उन्होंने बता दिया 5% से कम करना है, बिल्डिंग का बता दिया 5% से कम करना है, स्टॉक की डायरेक्ट वैल्यू बता दी, डेटर्स की डायरेक्ट वैल्यू बता दी। इसके अलावा अगर कुछ बचता है आइटम, तो उसकी वैल्यू आपको सेम लेनी है, जैसी 31 दिसंबर को थी वैसी ही आपको 30 जून को ले लेनी है। सिंपल। ओके, आगे देखते हैं। On 30th June 2022, the firm sold its business to PQ Limited। और फाइनली 30 जून को अपन ने बिजनेस बेच दिया। ठीक है, एक बार फिर से मैं बताऊं, 31 दिसंबर की बैलेंस शीट दे रखी है, 30 जून तक काम कर रहे हैं और 30 जून को हमने बिजनेस बेच दिया। यानी कि मोस्टली अपन को जो सारे काम करने हैं वो इन्हीं 6 महीने के करने हैं। स्पेशली 30 जून की अपन को बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं। 30 जून को बिजनेस बेच रहे हैं, तो 30 जून की बैलेंस शीट भी चाहिए, तो वो अपन को बनानी पड़ेगी। क्लियर? आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ गुडविल वॉज एस्टिमेटेड एट 1,30,000 and the remaining assets were valued on the basis of balance sheet as on 30th June 2022। ये किस लिए दे रखी है इंफॉर्मेशन? तो ये इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है जिससे अपन पीसी कैलकुलेट कर पाए, परचेज कंसीडरेशन। क्योंकि अपन बिजनेस बेच रहे हैं तो बदले में अपन को कुछ मिलेगा भी, समथिंग इन रिटर्न, कंसीडरेशन। ठीक है, तो पीक्यू लिमिटेड को अपन बिजनेस बेच रहे हैं, तो पीक्यू लिमिटेड अपन को बदले में देगा परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, तो परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए अपन को इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपको गुडविल वैल्यू करनी है 1,30,000 और बाकी के एसेट, बाकी की सारी चीजें आपको कैलकुलेट वही रखनी है जो कि 30 जून को है, और ये बैलेंसेस अपन को मिल जाएंगे 30 जून की बैलेंस शीट से। ठीक है, तो सारे बैलेंसेस प्लस गुडविल, यही हो जाएगा हमारा परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन के लिए अपन एक स्पेशल वर्किंग नोट भी क्रिएट करेंगे, तो अभी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है कि अपन को तो समझ में ही नहीं आया परचेज कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसकी टेंशन अभी नहीं लेनी है, जब अपन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना सारी एसेट्स के साथ साथ गुडविल भी लेनी है। ठीक है, गुडविल बुक्स में नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी गुडविल को अपन को कंसीडर करना है। क्लियर? PQ लिमिटेड पेड द परचेज कंसीडरेशन इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, जो परचेज कंसीडरेशन अपन दे रहे हैं वो किस में दे रहे हैं? इन दी फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, और उसका फेस वैल्यू रहेगा ₹10 ईच। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, पहला बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 30 जून 2022। ये तो मैंने पहले ही बोला था कि भाई इस दिन बिजनेस बेच रहे हैं तो इस दिन की बैलेंस शीट भी चाहिए।
जो कि अपन को नहीं गिवन है। अपन को किसकी गिवन है? 31 दिसंबर की, लेकिन अपन को चाहिए 30 जून की। नेक्स्ट अपन को क्रिएट करना है रियलाइजेशन अकाउंट और लास्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए फटाफट से कॉपी खोलते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गए अपन कॉपी पर। सबसे पहले लिखो पार्टनरशिप अकाउंट्स यूनिट नंबर 2, इसका अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। सॉल्यूशन में जो पहला रहेगा वो रहेगा बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2022। बैलेंस शीट का सिंपल सा फॉर्मेट वही अपना, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले एसेट से स्टार्ट करते हैं। तो पहली एसेट दे रखी थी बैलेंस शीट में प्लांट, जिसका बैलेंस गिवन था 1,60,000। इस पर अपन को 10% का डेप्ट चार्ज करना था और वो भी 6 महीने के लिए, ठीक है, यानी कि 5%। तो 1,60,000 पर 5% लगाओ, ये आ जाएगा 8,000। तो ये बैलेंस आ गया 1,52,000, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है देखो, बिल्डिंग का वैल्यू कितना गिवन है? 48,000। इस पर अपन को 5% रिटर्न ऑफ करना है। मंथ्स का कोई चक्कर नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट 5% लगा देंगे। 48,000 का 5%, ये आ गया 2,400। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45,600, 45,600, ठीक है। तो प्लांट और बिल्डिंग में ही था, प्लांट में भी 5%, बिल्डिंग में भी 5%। बाकी नेक्स्ट हमारा डेटर्स की अपन को डायरेक्ट वैल्यू गिवन था 68,000। नेक्स्ट स्टॉक, इसकी भी अपन को डायरेक्ट वैल्यू गिवन था 84,000। अब देखो एसेट साइड पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ P&L का डेबिट बैलेंस और ड्राइंग्स बचे हैं, जो कि कहां पर एडजस्ट होंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट पर आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड। सबसे पहले P की कैपिटल, दो ही पार्टनर थे P और Q। P की कैपिटल देखो कितना दे रखा है बैलेंस शीट में, 1,50,000, ठीक है। इसमें पहले माइनस करते हैं P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, कितना गिवन था? 30,000, ठीक है। तो 1:1 में बटेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा 15,000। फिर देखो एसेट साइड सेकंड चीज दे रखी है ड्राइंग्स। P की कितनी थी ड्राइंग्स? 9,000, तो ये भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। फटाफट माइनस करते हैं, 1,50,000 माइनस 15,000 माइनस 9,000, ये आ गया 1,26,000, ठीक है। अब ये आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट बना रहे हैं 30 जून की, लेकिन ये जो बैलेंस आया है 1,26,000, ये आया है 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर की बैलेंस शीट में ये गिवन था इसका कैपिटल, 31 दिसंबर की बैलेंस शीट में ही P&L और ड्राइंग्स गिवन थी, ठीक है। यानी कि ये जो 1,26,000 आया है, ये 31 दिसंबर का ही बैलेंस है। बस फर्क इतना है कि पहले एसेट साइड लिखा हुआ था P&L और डेबिट ड्राइंग्स, अब ये यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है? 30 जून का बनाना है। तो 30 जून के बनाने के लिए 6 महीने में जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो अपन ऐड कर लेंगे, और प्रॉफिट का आधा ड्राइंग्स करा था, जैसे कि उन्होंने बोला था जो भी प्रॉफिट है 6 महीने का, उसका हाफ ऑफ द अमाउंट ड्राइंग कर लिया, यानी कि विड्रू कर लिया, तो उसको अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर जो बैलेंस आएगा उसे अपन आउटर कॉलम में लिखेंगे, और वो हो जाएगा हमारा 30 जून का बैलेंस, ठीक है। 30 जून, क्लियर। तो प्रॉफिट और ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए अपन एक वर्किंग नोट क्रिएट करेंगे। उससे पहले क्यू की कैपिटल और लिख लें, बाकी की चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नीचे पहुंच जाएंगे वर्किंग नोट पर। क्यू की कैपिटल देखो बैलेंस शीट में कितना गिवन थी? 1,30,000, ठीक है। इसमें भी वही चीजें एडजस्ट करेंगे सेम, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस
कितना था 30,000, इनका रेशियो था 1:1, तो ये माइनस हो जाएगी 15,000। क्यू की भी ड्राइंग्स थी 31 दिसंबर को, कितना था 7,000, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें 31 दिसंबर की हैं, तो ये बैलेंस भी आ जाएगा 31 दिसंबर का। फटाफट माइनस करो, 1,30,000 माइनस 15,000 माइनस 7,000, ये आ गया 1,08,000 31 दिसंबर का। अब इसे भी अपन को 30 जून का बनाना है, तो 30 जून तक का प्रॉफिट ऐड करेंगे और जो भी इसको प्रॉफिट मिला है उसका इन्होंने क्या कर दिया था, हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रू, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेम जैसा हमने पी का कैपिटल किया है वैसे ही अपन क्यू का कैपिटल करेंगे। और इन दोनों के पूरा करने के लिए अपन को वर्किंग नोट के ऊपर चलना पड़ेगा। उससे पहले दो चीजें और रह गई है बैलेंस शीट में, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। इन दोनों को और लिख लेते हैं तो अपन की बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। क्रेडिटर्स थे 80,000 के, लेकिन उन्होंने बोला था, कहाँ गया, एडजस्टमेंट में बोला था रिड्यूस बाय 20,000, तो 80 माइनस 20 ये आ गया 60,000। बैंक ओडी कितना गिवन था बैलेंस शीट में, 45,000 45,000, और इसको कम करना था 5,000 से, तो ये आ गया 40,000। ठीक है, यहाँ पर हमारी पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट है। एक वे में अगर आप देखो तो सारी एसेट्स लिख दिए, सारे लाइबिलिटीज लिख दिए, बस ये वाला काम करना है अपन को। जैसे ये दो काम हो जाएंगे, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, इधर करना था। ठीक है, बाकी सब कंप्लीट है। एसेट साइड तो पूरी तरीके से कंप्लीट है, इसका टोटल भी कर लेते हैं। 1,52,000 प्लस 45,600 प्लस 68,000 प्लस 84,000, ये आ गया 349,600। 349,600। ठीक है, चलो तो फिर जो बचा है प्रॉफिट और ड्राइंग, उसके लिए अपन चलते हैं वर्किंग नोट पर। लिखो फटाफट वर्किंग नोट नंबर 1, एसेटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ 6 महीने। 6 महीने का जो प्रॉफिट है उसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। 6 महीने कब से कब तक, 31 दिसंबर से लेके 30 जून तक। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट, एक स्टेटमेंट क्रिएट करना है, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी इंक्रीमेंट होगा वैल्यूज में 31 दिसंबर से 30 जून तक। और मजे की बात यह है कि अपन को सारी एसेट्स की वैल्यू पता है कि उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि अभी अभी हमने 30 जून की बैलेंस शीट बनाई है। तो देखते हैं सबसे पहले एसेट्स की वैल्यू। एसेट्स में क्या क्या, प्लांट, बिल्डिंग, और क्या क्या दे रखा था बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट कहाँ गई, प्लांट, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, डेटर्स और स्टॉक, चार ही थे। चारों की वैल्यू अभी अभी हमने 30 जून को लिखी हुई है। प्लांट की कितनी है, 1,52,000, बिल्डिंग की 45,600। ठीक है, इसमें अपन ने डेट भी माइनस कर दिया और इसमें हमने राइट ऑफ भी कर दिया था। डेटर्स की वैल्यू थी, ये तो डायरेक्ट गिवन थी, 68,000 और ये 84,000। ठीक है, मैंने दोबारा इसको कैलकुलेट करके नहीं दिखाया है, क्योंकि ये सारी चीजें, सब चीजें कब की हैं, 30 जून की, जो बैलेंस शीट से उठा ली अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में दो ही थे अपन के, क्रेडिटर्स और बैंक ओडी। क्रेडिटर्स 60,000 के
ठीक है, इसमें अपन ने माइनस कर दिया था और ये 5,000 माइनस करके आया था 40,000। ठीक है, कौन बचा? बस कैपिटल बच गई। आओ तो फिर कैपिटल को भी एडजस्ट कर लेते हैं। पी की कैपिटल अकाउंट और क्यू की कैपिटल। पी की कैपिटल और क्यू की कैपिटल कितनी थी? ये थी 1,26,000 और ये थी 1,08,000। ठीक है, ये 1,26,000 8,000 कहाँ से आ गया? इधर देख लो, 1,26,000 ये रहा और 1,08,000 ये रहा। हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये इसमें ही तो दो ही चीजें तो बाकी थी, प्रॉफिट और ड्राइंग। इसके लिए अपन वर्किंग नोट क्रिएट कर रहे हैं, तो तब तक कैपिटल कितनी थी? 1,26,000 और 1,08,000। तो वही देख रहे हैं प्रॉफिट और ड्राइंग से पहले तक का। तो चलो फटाफट टोटल करते हैं इसे। सबसे पहले एसेट्स का टोटल करते हैं। ये भी हम ऑलरेडी अभी अभी कैलकुलेट कर चुके थे सारी एसेट। 349,600 ये आ गया 1,00,000 और ये आ गया 2 कितना था? 126 प्लस 18 234। ठीक है, तो एसेट्स में से फटाफट माइनस कर देते हैं। $349,600 माइनस 1,00,000 माइनस 234,000 ये आ गया 15,600। कितना आ गया? 15,600। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि हाफ अमाउंट उन्होंने विड्रू भी कर लिया, यानी कि ये एक्चुअल प्रॉफिट तो है ही नहीं। ये तो किसके बाद का प्रॉफिट है? ड्राइंग के बाद का, यानी कि इसमें ड्राइंग भी तो होंगी। तो ड्राइंग कितनी थी? आधी उसकी, यानी कि 15,600। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 31,200। ये होगा एक्चुअल में प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आया? 15,600 निकल कर आया है, पर इसमें बोला था कि आधा अमाउंट तो उन्होंने निकाल ही लिया पैसा। तो यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ होगा? एक्चुअल प्रॉफिट हुआ होगा 31,200, क्योंकि उन्होंने आधा हाफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उन्होंने निकाल चुका है, यानी कि ड्राइंग्स उन्होंने निकाल चुकी है, यानी कि एक्चुअल में जो 6 महीने का प्रॉफिट हुआ होगा वो हुआ होगा 31,200। क्लियर? अच्छा, अब आप ये सोच रहे हो सारे काम तो अपन बैलेंस शीट में भी कर लेते, क्योंकि बैलेंस शीट में यही अमाउंट है सब एसेट्स का, यही लाइबिलिटीज का और ये कैपिटल का। लेकिन फिर भी अपन ने ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अलग से वर्किंग नोट क्यों क्रिएट किया? तो उसका सिंपल सा रीजन वही है जो मैंने आपको पहले भी एक इलस्ट्रेशन में बताया था, कि हमारा ताकि मार्क ना कट सके और प्रेजेंटेशन एकदम फुल फ्लैज्ड रहे। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए अपन वर्किंग नोट क्रिएट कर रहे हैं। कुछ नहीं है, सेम टू सेम जैसे जैसे 30 जून की अपन ने बैलेंस शीट बनाई है, वहीं से सारे एसेट्स लेकर आए हैं, वहीं से लाइबिलिटीज और वहीं से कैपिटल। अब इन दो कैपिटल में अपन को ये दोनों चीजों का एडजस्टमेंट करना है, प्रॉफिट और ड्राइंग्स का। ये वाली बात समझ में आ गई ना? ये जरूर समझ लेना, डायरेक्ट 15,600 को प्रॉफिट ना मान लेना। ठीक है, स्टार लगा दिया इस बात पर मैंने। चलो वापस से चलते हैं अपन बैलेंस शीट की तरफ। तो 31,200 था हमारा प्रॉफिट, जो कि 1:1 में बटेगा। तो 31,200 डिवाइड बाई 2 ये आ गया 15,600। ठीक है, जो इन्हों को प्रॉफिट मिला है यानी कि 15,600, उसका आधा अमाउंट इन्होंने विड्रू कर लिया होगा, यानी कि 7,800। तो 15,600 प्लस हो जाएगा और 7,800 माइनस हो जाएगा। 1,26,000 इनकी कैपिटल थी, प्लस कर देंगे 15,600 और माइनस कर देंगे 7,800। तो ये आ गई 1,33,800। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, यही आ रही है कि नहीं? अब आ जाते हैं क्यू की कैपिटल पर। यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था 1,08,000।
सबसे पहले इसको प्रॉफिट दे देते हैं। प्रॉफिट हुआ है 31,200 जो कि बटेगा 1:1 के PSR में, तो ये भी यहाँ पर सेम आ जाएगा 15,600। 15,600 इनको प्रॉफिट मिला है तो उसका आधा अमाउंट इन्होंने क्या कर लिया होगा, 15,600 का आधा विड्रॉ कर लिया होगा, तो ये आ गया 7,800। तो सेम वही करना है, प्लस 15,600 माइनस 7,800। तो 1,08,000 में प्लस करेंगे 15,600 माइनस करेंगे 7,800, तो ये आ गया 1,15,800। ध्यान से देख लो एक बार, 1,33,800, 1,15,800। ठीक है, तो ये है हमारा एक्चुअल में 30 जून का बैलेंस। ये जो बैलेंस था इसमें तो सिर्फ हमने 31 दिसंबर का ही P&L, 31 दिसंबर की ही ड्राइंग्स एडजस्ट करी थी, इसलिए बैलेंस भी 31 दिसंबर का आया था। लेकिन अगले 6 महीने का अपन ने प्रॉफिट ऐड कर लिया और अगले 6 महीने में जो उन्होंने ड्राइंग्स करी हैं वो माइनस कर दी, तो ये बैलेंस आ गया 30 जून का। ठीक है, यहाँ पर हमारी पूरी तरीके से बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बिंदास करना। चलो फटाफट ऐड कर देते हैं। 1,33,800, 1,15,800 और लास्ट 1,00,000, तो ये आ गया 349,600। चलो हमारी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है, दैट मीन्स कि हमारा बैलेंस शीट 30 जून की एकदम करेक्ट बनी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब वही बिजनेस बंद कर रहे हैं तो डिब्बे को, सारी चीजों को डिब्बे में डाल देनी है। तो सबसे पहले अपन ट्रांसफर करते हैं एसेट्स। अच्छा, इसका फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, तो उसको बंद करना है तो अपन करेंगे उसको क्रेडिट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारी की सारी एसेट्स। एसेट्स वही है अपनी चारों, प्लांट, बिल्डिंग, नेक्स्ट डेटर्स, नेक्स्ट स्टॉक। वही बैलेंस लिखना है सेम टू सेम। जो 30 जून की बैलेंस शीट है उसको ही खत्म करना है अपन को 30 जून को। तो प्लांट का हो गया 1,52,000, बिल्डिंग 45,600, डेटर्स 68,000 और स्टॉक 84,000। ठीक है, अब लाइबिलिटीज को खत्म करना है, तो लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, खत्म कर रहे हैं तो हो जाएगा डेबिट, यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहली थी क्रेडिटर्स और दूसरी थी बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कितना था 40,000, सब ट्रांसफर कर दिए। अब जनरली अपन क्या करते हैं, यहाँ से सारी एसेट्स लिखी है तो इनका रियलाइजेशन यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ लाइबिलिटीज होती है तो इनका रियलाइजेशन यहाँ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर बाहर तो बेच नहीं रहे, किसको बेच रहे हैं, कंपनी को। तो कंपनी अपन को क्या देगी, पीसी, तो उसको ड्यू कर देते हैं बाय PQ लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन, जिसके लिए अपन क्रिएट करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट वर्किंग नोट नंबर 2। ये बहुत आसान होने वाला है क्योंकि मोस्टली अपन ने काम कर दिया है वर्किंग नोट नंबर 1 में, वही करना है। परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही अपना नेट एसेट्स के, और नेट एसेट्स कैसे आएंगे, एसेट माइनस लाइबिलिटी, बहुत ही सिंपल। एसेट का टोटल अपन को पता ही है कितना था, 349,600, आ जाओ भाई नीचे। एसेट्स का 349,600 माइनस करेंगे लाइबिलिटीज, जो कि कितनी थी 1,60,000 प्लस 40,000। ठीक है, और इसमें चारों एसेट्स ऐड हुई हैं, 4 ही एसेट्स थी, तो ये आ जाएगा 249,600। ठीक है, यही मेथड होता है परचेज कंसिडरेशन का, एसेट माइनस लाइबिलिटी।
एसेट लिख दिए, लाइबिलिटी लिख दी, ये आ गए हमारे नेट एसेट्स। तो उन्होंने बोला था इसी वैल्यू पर अपन उठाएंगे सारे के सारे एसेट्स, जो भी 30 जून को बैलेंस था, यही वाला 30 जून का बैलेंस। लेकिन उसमें आप एक गुडविल और ऐड कर देना, जब आप सामान बेच रहे हो तो उसमें गुडविल और ऐड कर देना। कितने की? 1,30,000। तो यानी कि हमारा पीसी बढ़ जाएगा 1,30,000 से। 2 और 1 3, 4 5 6 7, 379,600, ये आ गया हमारा पीसी। समझ में आ गया? पीसी एसेट माइनस लाइबिलिटी करके नेट एसेट कर देना है, लेकिन उन्होंने बोला था गुडविल भी ऐड करनी है, जो कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी अपन को ऐड करनी है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो हमें पीसी देंगे। तो पीसी बढ़ जाएगा हमारा। तो टोटल हो गया 379,600। दोनों वर्किंग नोट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। वापस आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। कितना था मैं तो भूल गई, 379,600। हाँ सही है, ठीक है। 379,600 में ये हमारे सारे एसेट्स और लाइबिलिटी उठा रहे हैं। अब देखते हैं इनका बैलेंस क्या आता है। 379 और ऊपर 1,00,000, यानी कि ये आ गया 479,600। 479,600, एक सेकेंड, 479,600 माइनस करेंगे 152,000, माइनस करेंगे 45,600, माइनस करेंगे 68,000 और माइनस करेंगे 84,000। तो ये आ गया 1,30,000। ठीक है, तो ये किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी और क्यू। क्या रेशियो था इनका? वही 1:1। तो ये बढ़ जाएगा 65,000, 65,000, 65,000, 65,000। समझ में आ गया? रियलाइजेशन अकाउंट पहले एसेट्स ट्रांसफर करने हैं, फिर लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने हैं। दोनों को रियलाइज नहीं करना है, डायरेक्ट उठा रहा है बिजनेस, तो बिजनेस का पीसी यहाँ लिख देना है। पीसी के लिए हमने वर्किंग नोट क्रिएट कर दिया है और मैंने ये आपको बताया है कि पीसी के लिए आपको हमेशा हमेशा वर्किंग नोट क्रिएट करना है, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो। ठीक है, जो भी उसका बैलेंस आया वो ट्रांसफर कर दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बस अब क्वेश्चन कंप्लीट है पूरा। लास्ट रिक्वायरमेंट रह गई है क्वेश्चन की, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर 31 दिसंबर का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, ये कहाँ से उठाएंगे? यहाँ पर दे रखा है 31 दिसंबर का 1,26,000, 1,08,000, 1,26,000, 1,08,000। ठीक है, अब 6 महीने का इसमें प्रॉफिट ऐड करना है, तो बाय प्रॉफिट 30 जून का कितना था? 15,600, 15,600, ये रहा 15,600, 15,600, 15,600, 15,600। ठीक है, और इन्होंने 30 जून में यानी कि 6 महीने में ड्राइंग्स भी किए थे, तो 2 ड्राइंग्स, इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। ड्राइंग्स कितनी थी? 15,600 का आधा अमाउंट था, यानी कि 7,800, 7,800। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 30 जून का बैलेंस टू बैलेंस सीडी 1,26,000 प्लस 15,600 माइनस 7,800, 1,33,800। ये वही बैलेंस है जो अपन ने बैलेंस शीट में कैलकुलेट किया था। ठीक है, हम्म, 1,26,000 प्लस 15,600, ये आ गया 1,41,600। ठीक है, टोटल भी तो लिखना है इसका, तभी तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगी। अब 1,08,000 प्लस 15,600, ये हो गया 1,23,600, माइनस कर देंगे ड्राइंग 7,800 की, ये आ गया 1,15,800। ठीक है, यही बैलेंस तो हमारे बैलेंस शीट में शो हो रहे थे, याद है? 30 जून के यही बैलेंस थे। 6 महीने का प्रॉफिट और 6 महीने की ड्राइंग्स एडजस्ट करके
30 जून का बैलेंस यही आया था, 1,33,800, 1,15,800। ठीक है, तो 30 जून को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल कितनी दिख रही थी बाय बैलेंस BD, 1,33,800, 1,15,800। 30 जून को अपन ने बिजनेस बेच दिया, लेकिन बिजनेस में रियलाइजेशन प्रॉफिट भी हुआ था तो उसे ऐड कर देंगे। ये थोड़ी देर पहले रियलाइजेशन प्रॉफिट आया था, फिर उसको अपन ने आधा आधा बांटा था, 65,000, 65,000, 65,000। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 30 जून को कितना बैलेंस है। 1,33,800 प्लस 65,000, ये आ गया 198,800। 198,800 और इसका देखते हैं 115,800 प्लस 65,000, ये आ गया 180,800। 180,800। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूं, क्या क्लोज डाउन लिखूं, कैरीड फॉरवर्ड, कुछ ऐसा लिखूं? नहीं, बिजनेस बंद होने वाला है तो कोई क्लोज डाउन ब्रोड डाउन नहीं होगा, डायरेक्ट इनको पीसी मिल जाएगा। अगर पैसा मिलता तो लिखते टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो इनको शेयर्स मिलने वाले हैं PQ लिमिटेड में, 2 शेयर्स इन PQ लिमिटेड। तो शेयर्स का जो अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, 198,800, 180,800। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एकदम क्लियर है। अगर आप इसे मॉड्यूल से देखोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मॉड्यूल ने क्या किया है, सबसे पहले लिखा है उन्होंने जो भी बैलेंस शीट का बैलेंस था उसको, उसके बाद उसमें P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस और ड्रॉइंग्स, उन दोनों को एडजस्ट किया है पहले काम, फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने। तो हमने डायरेक्ट वाला स्टेप स्किप कर दिया, आप भी स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू की कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल मेरे तरीके से कीजिएगा। 31 दिसंबर से डायरेक्ट जो बैलेंस अपन ने निकाला था, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस कर दिया था और ड्रॉइंग्स माइनस कर दी थी, तब आया था 1,26,000। ठीक है, ये था हमारा एक्चुअल में 31 दिसंबर को बैलेंस। उसके बाद इसमें अपन ने क्या किया, 6 महीने का प्रॉफिट ऐड कर दिया और 6 महीने की ड्राइंग माइनस कर दी, और एक्चुअल जो बैलेंस था वो था 133,800, 115,800। ठीक है, ये बैलेंस था हमारा एक्चुअल में 30 जून का। लेकिन 30 जून को बिजनेस बंद हो रहा था तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था और रियलाइजेशन से प्रॉफिट आया था 65,000, 65,000, वो दोनों ऐड कर दिया, यानी कि टोटल इनको कैपिटल इतना मिलना चाहिए, जो कि इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स इनको मिल गया PQ लिमिटेड में। उम्मीद है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया हो, नीचे ये दोनों वर्किंग नोट क्लियर हो गए हो। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना था ये 6 महीने का, तो 6 महीने में देख लिया भाई लाइबिलिटीज में क्या इंक्रीमेंट हुआ, क्रेडिटर्स का क्या हुआ, ये सब, और हमने परचेज कंसिडरेशन भी कर लिया था। इसमें गुडविल वाला पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें ये वाला हाफ अमाउंट, ये सब स्टार लगा दे रही हूँ ताकि 2-2, 3-3 बार इसे पढ़ के जाओ। यही मेन एडजस्टमेंट होती है जो अपन को क्वेश्चन एग्जाम से पहले देखने होते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके थे, इलस्ट्रेशन नंबर 5-6 था आई गेस, एक बार देख लेना, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से एक साथ प्रैक्टिस कर लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। उम्मीद है पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बिना झिझक कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।